फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में 11th का थर्ड चैप्टर जो है प्लांट किंगडम उसको डिस्कस करेंगे। दोस्तों, प्लांट किंगडम में सबसे पहले यहाँ पर इन्होंने नेचुरल क्लासिफिकेशन और आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया। एनसीईआरटी में नेचुरल और आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन को बताया। दोस्तों, जब भी कोई काम शुरू होता है तो उसमें जरूर कुछ नॉर्मल बातों पर ध्यान देते हुए उस काम को कर दिया जाता है, पर जब उस काम को ज़्यादा टाइम तक करते हैं तो कुछ और डीप या डिटेल बात होती है। ये भी कुछ वैसा ही है। फ्रेंड्स, नेचुरल क्लासिफिकेशन यानी कि अभी का जो डेवलप है, आर्टिफिशियल यानी कि जो शुरुआत में दिया था, तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन कुछ ही बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर पर बेस्ड था जो कि कैरोलस लिनियस ने दिया। बाद में और डेवलप लेवल पर जो क्लासिफिकेशन दिया गया यानी कि एक्सटर्नल कैरेक्टर्स के अलावा कुछ इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक फीचर पर भी ध्यान दिया, जैसे कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर, सेल लेवल पर बातें, एनाटॉमी लेवल पर, टिश्यू लेवल, ऐसा कुछ है। अब दोस्तों, आखिर ऐसा क्या कि आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन को बहुत ज्यादा टाइम तक एक्सेप्ट क्यों नहीं किया? इसका मेन रीजन एनसीईआरटी बताती है कि आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन ओनली एक्सटर्नल फीचर्स पर बेस्ड है, जबकि ये एक्सटर्नल प्लस इंटरनल फीचर पर बेस्ड है। तो दोस्तों, क्या है कि एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में अगर सोचें तो प्लेस टू प्लेस एक्सटर्नल फीचर्स चेंज हो जाते हैं। इस बात को उन्होंने ऐसे कहा कि एनवायरनमेंट का इफेक्ट पड़ता है। तो एनवायरनमेंट का इफेक्ट एक्सटर्नल फीचर पर कैसे? दोस्तों, इसको ऐसे कुछ समझें कि जैसे कहीं पत्तियों का साइज बहुत बड़ा है तो कहीं पत्तियां ऐसे कांटे जैसी बहुत पतली या इस तरह से चेंज है। तो ये एनवायरनमेंट में वहां पर टेम्परेचर, वाटर अवेलेबिलिटी, जो भी चीजें हैं इनमें चेंजेस होने की वजह से उसकी मॉर्फोलॉजी में चेंज आ गया है, पर वो प्लांट एक ही है। अब इसके लिए हम दो अलग अलग ग्रुप नहीं बनाएंगे। तो अगर इंटरनली इसकी एनाटॉमी सेम है, इसका और भी जो स्ट्रक्चर, अल्ट्रा स्ट्रक्चर सेम है, तो हम उसको एक ही ग्रुप में रख सकते हैं। तो उसके लिए हमको इंटरनल फीचर यानी कि नेचुरल क्लासिफिकेशन पर आना पड़ा। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में हम गलती से दो ग्रुप बना रहे होते हैं, जबकि वो एक ही ग्रुप को बिलोंग करता है। तो इसी बात को उन्होंने समझा कि एक्सटर्नल फीचर्स एनवायरनमेंट की वजह से चेंज हो सकते हैं, एनवायरनमेंट में चेंजेस आए तो इस वजह से वो क्लासिफिकेशन बहुत स्पेसिफिक ना होते हुए कम अच्छा मानेंगे उसको। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, नेचुरल क्लासिफिकेशन में क्या लेंगे? तो एक्सटर्नल के अलावा इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जैसे कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर, ठीक है, और भी इसमें एनाटॉमी देखेंगे उस प्लांट की। एनाटॉमी मतलब आप समझ रहे होंगे, यहाँ पर टिश्यू लेवल पर ध्यान देंगे, माइक्रोस्कोपिक स्टडी के बाद उसको क्लासिफाई करें। और भी उसमें इंटरनल मतलब साइटोलॉजिकल लेवल पर, है ना, सेल लेवल पर बातें होगी, तो उसको हम नेचुरल क्लासिफिकेशन कहेंगे। दोस्तों, एक और क्लासिफिकेशन नाम आता है जिसको हम कहते हैं फाइलोजेनेटिक। एक्चुअल में अभी के डेवलप जितने भी क्लासिफिकेशन है वे सभी फाइलोजेनेटिक है। साइंटिस्ट के नाम अगर पूछे जाए तो एनसीईआरटी में आर्टिफिशियल के लिए कैरोलस लिनियस, और फिर ये नेचुरल क्लासिफिकेशन के लिए किसका दिया गया है, वो है बेंथम हुकर। बेंथम हुकर ने नेचुरल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। दोस्तों, फाइलोजेनेटिक, अब ये इट इज रिलेटेड विथ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, मतलब इवोल्यूशन यानी कि जो डेवलपमेंट हुआ है अभी तक, इवोल्यूशन से रिलेटेड जो पॉइंट अगर ध्यान दें और फिर क्लासिफाई करें तो उसको हम फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन कहेंगे। फ्रेंड्स, इसमें जैसे कि बहुत ही बेसिक, जिनमें
न रूट है न स्टेम है, बस बॉडी थैलॉइड है, थैले के जैसी बॉडी है। और ऐसे प्लांट्स को हमने जैसे एल्गी कहा। फिर इससे थोड़ा सा डेवलप ओरिजिन ऑफ लाइफ वाले एवोल्यूशन चैप्टर में बातें डिस्कस होती है, जिसमें रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीव लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, है ना। तो इस तरह के प्लांट को फिर हमने ब्रायोफाइट कहा। तो ब्रायोफाइट्स में रूट, स्टेम, लीव्स ये सब स्ट्रक्चर नहीं है, एल्गी में भी नहीं है ये सब स्ट्रक्चर। बट ब्रायोफाइट में रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीव लाइक स्ट्रक्चर, उसके जैसे छोटे छोटे, जैसे रूट नहीं है पर उसके जैसे छोटे राइजोइड्स देखने को मिलेंगे। स्टेम नहीं है बट थोड़ा सा फिलामेंट दिखेगा। पत्ती नहीं बट लीव लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ है। तो एल्गी के बाद ब्रायोफाइट। अब टेरिडोफाइट की बात करें तो टेरिडोफाइट को फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट कहा गया है। टेरिडोफाइट्स ऐसे प्लांट है जिनमें पहली बार वाटर से थोड़ा दूर अर्थ पर रहने की कैपेसिटी या उसमें ये एडॉप्टेशन देखा गया। मींस उसमें वाटर कंडक्टिंग सिस्टम डेवलप होते देखा गया। तो अब इसके बाद में यहाँ पर एक ऐसा ग्रुप है प्लांट का जिसमें रूट, स्टेम, लीव्स सभी देखने को मिलते हैं। फर्स्ट वो प्लांट जिसमें रूट, स्टेम और लीव्स ये सब देखने को मिले वो कौन सा है? जैसे इसमें लीफ, स्टेम और रूट, ये सब स्ट्रक्चर किस प्लांट में देखने को मिलता है? वो ग्रुप क्या है? वो है टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट और इसके आगे के सभी प्लांट्स में रूट, स्टेम, लीव्स देखने को मिलते हैं। टेरिडोफाइट्स को हम फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट भी कहते हैं। ब्रायोफाइट्स में वैस्कुलर सिस्टम नहीं होता है, एल्गी में भी बिल्कुल नहीं होता है, इसलिए ये वाटर के पास में ही रहते हैं, यानी कि जहां वाटर सोर्स इजीली वाटर अवेलेबल हो उसी के आसपास ये ग्रो कर पाते हैं। ये वाटर से बहुत दूर नहीं रह सकते। आप इसको ऐसे कुछ समझें, ब्रायोफाइट्स जो होते हैं, ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहा गया है। प्लांट किंगडम। अब ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम क्यों कहा? क्योंकि अच्छा, एम्फीबियंस मतलब जो पानी में भी रहे और बाहर अर्थ पर भी रह सके। तो वाटर में भी रह ले, अर्थ में भी रह ले, है ना। इस तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम एम्फीबियन कहते हैं। तो वही कैरेक्टर्स यहाँ देखने को मिले कि ब्रायोफाइट्स वाटर से थोड़ा दूर रह सकते हैं, मतलब थोड़ा बेसिक लेवल पे है, पर वो वाटर पर भी डिपेंड है। कैसे डिपेंड है? यानी कि उसमें जैसे रिप्रोडक्शन के लिए गैमेट अगर फ्यूजन होना है तो वाटर पर डिपेंडेंसी है। और भी चीजों को लेके जो बहुत पानी की कमी वाले एरिया में नहीं हो सकते हैं ब्रायोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स की बात करें तो ये फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट कहला सकते हैं। इनको हम टेरेस्ट्रियल प्लांट कह सकते हैं फर्स्ट, क्योंकि इनमें फर्स्ट वैस्कुलर स्ट्रक्चर देखा गया। ये ऐसे प्लांट थे जो डेवलपमेंट में वो पहले प्लांट थे जिनने पानी के सोर्स से दूर भी कहीं अर्थ पर ग्रो होने की कैपेसिटी इसमें देखी। देन उसके बाद में और थोड़े डेवलप प्लांट की बात करें तो वो आएंगे जिम्नोस्पर्म्स, और जिम्नोस्पर्म्स के भी और इससे भी ज्यादा डेवलप की बात करें तो एंजियोस्पर्म्स। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन के सेंस में हम ये डिस्कस कर रहे हैं। फाइलोजेनेटिक मतलब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पर बेस्ड जो डिस्कशन होता है उसको फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन कहते हैं। फ्रेंड्स, आपके एनसीईआरटी में प्लांट किंगडम चैप्टर के इसके 3rd पैराग्राफ में आपको बताया गया है कि अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज्ड ओनली ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। इसको उनने मतलब सुपरफिशियल क्या देखा उसका, जैसे हैबिटेट कहाँ रहता है ना, कलर, नंबर एंड शेप ऑफ लीव्स एटसेट्रा। और इस क्लासिफिकेशन को उन्होंने आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन कहा, वाज सजेस्टेड बाय लिनियस। देन उसके बाद में देखा गया कि ये फेल्योर है, इसमें प्रॉपर स्पेसिफिक नहीं हो सकता। तो आर्टिफिशियल सिस्टम जो था वो फेल्योर था।
उन्होंने फिर देखा कि ये वेजिटेटिव कैरेक्टर्स जो होते हैं ये एनवायरनमेंट से अफेक्ट हो जाते हैं, इसलिए और थोड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल पर स्टडी होने के बाद प्लांट को क्लासिफाई करना चाहिए। तो फिर उसके बाद में नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम डेवलप हुआ। इसमें क्या था, बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज अमंग द ऑर्गेनिज्म एंड कंसिडर एक्सटर्नल फीचर्स ही नहीं देखे, नॉट ओनली एक्सटर्नल, उसके साथ उन्होंने इंटरनल भी देखे, जैसे अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी लेवल पर बात हुई और उसमें फाइटोकेमिस्ट्री और ये सब चीजें देखी गई। तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन लीनियस ने दिया, नेचुरल क्लासिफिकेशन किसका है, वो है जोसेफ डॉल्टन हुकर, हुकर कह सकते हैं, बेंथम एंड हुकर, दोनों साइंटिस्ट एक साथ, बेंथम एंड हुकर। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन को हम डिस्कस कर चुके हैं। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन का मेन पॉइंट जो बताया वो है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पर डिपेंड रहता है कि किस तरह से प्लांट धीरे धीरे डेवलप हुए होंगे। जब इवोल्यूशन इस अर्थ पर हुआ होगा तो फर्स्ट प्लांट वाटर पर फुल्ली डिपेंड वाले थोड़े बाहर आ सकते और बाहर, और इस तरह से डेवलपमेंट के बेसिस पर उसको डिस्कस किया। फ्रेंड्स, क्लासिफिकेशन में न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, साइटोटेक्सोनॉमी, कीमोटेक्सोनॉमी, इनके बेसिस पर भी काम होता है या टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए काम हो सकता है। साइटोटेक्सोनॉमी मतलब न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में वही कंप्यूटर्स वगैरह, डाटा एनालिसिस, इन चीजों को यूज करते हुए। साइटोटेक्सोनॉमी में हमको ध्यान देना है कि इसमें साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए क्लासिफाई करते हैं। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि क्रोमोसोम का नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर, ये चीजें हम देख रहे हैं अगर, या ये ध्यान दे रहे थे किस में आ रहा, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में आ रहा या साइटोटेक्सोनॉमी। क्रोमोसोम नंबर सुनकर हमको ऐसा लगता है कि न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में आना चाहिए, बट एक्चुअल में क्रोमोसोम नंबर, अगर हम क्रोमोसोम के बारे में देख रहे हैं तो वो साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन आ रही, यानी कि क्रोमोसोम नंबर, शेप, स्ट्रक्चर, ये सब चीजें, बिहेवियर उसका साइटोटेक्सोनॉमी में देखेंगे, ना कि न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल में प्लांट के नंबर या उसमें और चीजें उनको देखा जाएगा। फ्रेंड्स, आइए हम अब इसमें आगे जो टॉपिक दिया है थर्ड चैप्टर का, सबसे पहला टॉपिक है वह है एल्गी। दोस्तों, एल्गी सबसे बेसिक या शुरुआती प्लांट है। एल्गी को हम प्लांट में इंक्लूड करते हैं, पहला पॉइंट तो ये है, बट इसमें प्लांट के सारे डेवलप कैरेक्टर्स आपको देखने को नहीं मिलेगा, सच एज रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, वास्कुलर टिश्यू, जाइलम, फ्लोएम, ऐसा कुछ नहीं दिखेगा। एल्गी को थैलोफाइटा में भी रखते हैं। थैलस बॉडी, थैलस मींस ऐसा कि जिसमें रूट, स्टेम, लीव्स प्रेजेंट ना हो, उसको थैलोफाइटा कहते, थैलोफाइट कहते हैं उनको। तो एल्गी को थैलस बॉडी है इसकी, ऐसा पॉइंट लिखा रहता है। थैलस बॉडी मतलब उसमें कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर नहीं दिखता है, उसका शेप थैलोइड होता है। आइए फ्रेंड्स, एल्गी के बारे में आगे समझते हैं। एल्गी को 3 अलग अलग क्लास में क्लासिफाई किया है। एल्गी को पिगमेंट के बेस में इन क्लासों में क्लासिफाई किया। इसमें जैसे कि जो ग्रीन एल्गी है उनको क्लोरोफाइसी, ब्राउन को फियोफाइसी और रेड को रोडोफाइसी में। दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही छोटे छोटे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। ग्रीन एल्गी से रिलेटेड मतलब उसका पिगमेंट कौन सा है, उसमें किस चीज का डिपोजिशन है, उसका स्टोर्ड फूड मटेरियल क्या है, उसका कॉमन हैबिटेट क्या है, और इनसे हमारे लिए कौन से उपयोगी प्रोडक्ट्स मिलते हैं या क्या चीजें हैं, वो सारे पॉइंट्स हम वन बाय वन देखते हैं। दोस्तों, एल्गी में कुछ इंफॉर्मेशन ऐसे बेसिक इन्होंने शुरुआत में दिया है। लाइकेन और स्लॉथ बियर, इसको डिस्कस किया है। तो आप इस बारे में जानते हैं, लाइकेन एंड स्लॉथ बियर, ये एल्गी के सिम्बायोटिक रिलेशन को डिस्कस किया है यहाँ पर। अगर एल्गी किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ सहयोगात्मक रूप से, है ना, सिम्बायोटिक रिलेशन से रह रही है, तो उसको हम यहाँ पर देखें तो वो लाइकेन में देखने को मिलेगा। लाइकेन में फंजाई
के साथ एल्गी रहती है और ये दोनों मिलकर ही लाइकेन कहलाते हैं। फंजाई जब एल्गी के साथ सिम्बायोटिकली रहेगा तो उसको हम लाइकेन कहेंगे। और स्लॉथ बियर, इसमें मतलब ये बियर एनिमल है और इसके बॉडी पर भी एल्गी रह सकती है, तो फिर उस रिलेशन को भी आप ध्यान दे सकते हैं कि ये भी पॉसिबल है। एल्गी वैसे इसका हैबिटेट अगर डिस्कस करें और मतलब इसकी बॉडी की बात करें तो थैलॉइड बॉडी होती है। एल्गी को ऑटोट्रॉपिक कहा है और मेनली एल्गी जो होगी वो एक्वेटिक होगी। एक्वेटिक में मतलब फ्रेश वाटर हो सकता है या फिर मैरीन वाटर। वाटर पर डिपेंड है क्योंकि इसमें रूट स्टेम या ऐसा कहें कि इसमें वास्कुलर स्ट्रक्चर नहीं है। इसमें अलग अलग जगह पर रहने की कैपेसिटी होती है, ठीक है। मॉइस्ट स्टोन है ना, मॉइस्ट सॉइल, मॉइस्ट वुड वगैरह इन जगह देखने को मिल सकती है। इसका साइज वेरी करता है अलग अलग। माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर भी हो सकती है। लार्ज एल्गी 100 मीटर्स तक भी हो सकती है, ठीक है। इनके अलग अलग स्ट्रक्चर हो सकते हैं, राउंडेड हो सकती है, फिलामेंटस हो सकती है ना। यूनिसेलुलर को भी हम डिस्कस कर चुके हैं। दोस्तों यहाँ पर एल्गी में रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो रिप्रोडक्शन को भी एनसीईआरटी में कुछ ऐसे दिया है, आइए समझ लेते हैं। यहाँ पर कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन मिलता है इस पैराग्राफ से। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो सकता है, ठीक है। और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी जैसे बड बन रही है ना, ये बॉडी का कोई सेगमेंट टूट के नया बना रहा, फ्रेगमेंटेशन जिसको कहें, ये सब वेजिटेटिव में है। दोस्तों असेक्सुअल या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखा जा सकता है। उसमें स्पोर बनेंगे, फ्यूज होंगे, उसके बेसिस पर यहाँ पर आइसोगेमस, एनाइसोगेमस, एंड oogamous तीन टाइप से गेमेट के साइज, उसकी मोटिलिटी वगैरह उसके बेसिस पर डिस्कस किया है। तो आइसोगेमस पैटर्न किसको कहेंगे? सिमिलर साइज, सिमिलर साइज के होंगे तो उसको आइसोगेमस। बट दोस्तों इसमें गैमेट्स मोटाइल हो सकते हैं या नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। अब मोटाइल गैमेट में एक्चुअल में ओल्ड एनसीईआरटी जो है 2018 के पहले वाला एडिशन है, मतलब एनसीईआरटी में कुछ करेक्शंस हैं। लेटेस्ट वाली में मोटाइल में क्लेमाइडोमोनास नहीं दिया है। क्लेमाइडोमोनास एक्चुअल में मोटाइल बनते हैं गैमेट्स, उसमें यूनिसेलुलर है, वो मोटाइल होता है। बट क्लेमाइडोमोनास की अलग अलग स्पीसीज है और उनमें ये लगभग सारे टाइप के पैटर्न देखने को मिलते हैं। इसलिए यहाँ पे स्पेसिफिक अगर बात करें तो मोटाइल में उन्होंने न्यू एडिशन में दिया है यूलोथ्रिक्स। यूलोथ्रिक्स एक ग्रीन एल्गी है, फिलामेंटस ग्रीन। यूलोथ्रिक्स में मोटाइल स्पोर रहेंगे बट सिमिलर रहेंगे, तो आइसोगेमस मोटाइल में आएगा यूलोथ्रिक्स। नॉन मोटाइल मतलब इसमें फ्लैजिला नहीं है, मोटाइल यानी कि फ्लैजिला है, तो फ्लैजिलेटेड आइसोगेमस पैटर्न यूलोथ्रिक्स। नॉन फ्लैजिलेटेड आइसोगेमस पैटर्न किसमें रहेगा? स्पाइरोगायरा। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चंस बनना शुरू हो जाते हैं जब कोई स्पेसिफिक एग्जांपल वगैरह हो तो उस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं। और दोस्तों अब एनाइसोगेमस में भी एक नया एग्जांपल है। एनाइसोगेमस मतलब यहाँ पर गैमेट का साइज डिफरेंट है, ठीक है, सिमिलर नहीं है, अलग अलग साइज के गैमेट, तो उसको एनाइसोगेमस डिसिमिलर साइज, उसका एग्जांपल है यूडोरिना। देन उसके बाद में एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है oogamous। oogamous को कुछ ऐसे देखेंगे, एक मतलब इसमें मेल गैमेट स्मॉल होगा
मोटाइल होगा, जबकि फीमेल गैमेट जो होगा वो लार्ज और नॉन मोटाइल होता है, लार्ज और नॉन मोटाइल। ये ओगेमस पैटर्न हुआ। और इसके एग्जाम्पल है वोल्वॉक्स एंड फ्यूकस। फ्रेंड्स, इस तरह से ये लिस्ट इंपॉर्टेंट होती है कि यहाँ पर आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और ओगेमस, ठीक है। आपके इसमें पुरानी अगर एनसीईआरटी है तो उसमें आप यूडोरिना को एनाइसोगेमस में कर सकते हैं, वैसे इसमें पुरानी में आपके क्लेमाडोमोनास दिया हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पर भी क्लेमाडोमोनास दिया, बट ये क्लेमाडोमोनास सभी में आता है, इसलिए स्पेसिफिक दिया है करेक्शन करके, तो उस केस में इम्पोर्टेंट। दोस्तों, अब इसके बाद यहाँ पर स्पेसिफिक ग्रीन एल्गी और ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, इनके पिगमेंट और इन कैरेक्टर्स को अगर डिस्कस करें तो आपके इसमें एक टेबल दी है 3.1। उस टेबल में क्लासेस बताई गई, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। देन उसके बाद में उनके पिगमेंट की बात करें तो पिगमेंट को याद रखना काफी आसान है, ABCD पैटर्न में है, क्लोरोफिल, AB, SC एंड AD पूछे जा सकते हैं। और इसका सीरियल क्या रहेगा, ग्रीन, ब्राउन, रेड। तो यहाँ पर ग्रीन एल्गी मीन्स क्लोरोफाइसी के मेंबर्स, ब्राउन फियोफाइसी एंड रेड रोडोफाइसी। ग्रीन एल्गी में आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं, ए सभी में कॉमन है, फिर AB, CD, AB, AC, AD, ऐसा कर सकते हैं, ABCD, फिर ए सभी में कॉमन कर सकते हैं। तो क्लोरोफिल A, B, क्लोरोफिल AC एंड क्लोरोफिल AD, ठीक है दोस्तों। ये है पिगमेंट्स। अब पिगमेंट के अलावा इनमें स्टोर्ड फूड मटेरियल की बात होती है। तो स्टोर्ड फूड मटेरियल ब्राउन एल्गी या फियोफाइसी, इसमें होता है लेमिनेरिन एंड मैनिटॉल। ये इंपॉर्टेंट है, ये पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, लेमिनेरिन एंड मैनिटॉल, ठीक है। इसमें होता है, अच्छा, ग्रीन एल्गी का स्टोर्ड फूड मटेरियल स्टार्च होता है और रेड एल्गी का फ्लोरिडियन स्टार्च, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास यहाँ स्टोर्ड फूड मटेरियल भी इंपॉर्टेंट है, आपके टेबल में ये सब दिए हैं। पिगमेंट्स की बात करें तो ये ABCD और स्टोर्ड फूड मटेरियल, इनकी बात अगर करें तो वो स्टार्च, लेमिनेरिन, मैनिटॉल एंड फ्लोरिडियन स्टार्च, इस तरह से ध्यान रखना है हमको। और इसमें सेल वॉल में देखें अगर तो सेल वॉल सभी की सेल्यूलोजिक है, पर इसके अलावा कुछ और डिफरेंस है। अगर आप ग्रीन एल्गी में देखें तो इसके आउटर साइड पर पेक्टोस का डिपोजिशन रहता है, जबकि फियोफाइसी या ब्राउन एल्गी में एल्जीन होता है। और इसी के साथ रोडोफाइसी में वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें पेक्टिन और पॉलीसल्फेट एस्टर होता है। रेड एल्गी की सेल वॉल को लेके कुछ क्वेश्चंस है, इसमें सेल्यूलोजिक तो सभी की है, इसमें पॉलीसल्फेट एस्टर प्रेजेंट होता है, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी इनमें सभी किसी में पेक्टोस का डिपोजिशन है ना, एल्जीन ब्राउन एल्गी में, इसमें पेक्टोस, इसमें पॉलीसल्फेट एस्टर। अब दोस्तों इन सभी के एग्जाम्पल की बात आती है। सभी एल्गी को किस बेसिस पर क्लासें बनाई है, पिगमेंट और स्टोर्ड फूड मटेरियल, ये सब इनके बेसिस। यहाँ पर एग्जाम्पल्स की अगर बात करें तो वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रीन एल्गी यानी कि फियोफाइसी, सॉरी ग्रीन एल्गी यानी कि
क्लोरोफाइसी के जो मेंबर्स है, क्लोरोफाइसी, तो उसमें मेंबर्स आएंगे स्पायरोगारा, यूलोथ्रिक्स, क्लेमाइडोमोनास और वॉलवॉक्स, कारा, ये सब इसमें आएंगे। ठीक है। और अगर ब्राउन एल्गी की बात करें तो ये फियोफाइसी, फियोफाइसी में लेमिनेरिया, फ्यूकस, डिक्टियोटा, ये सब इसमें आ सकते हैं। केल्प भी इसी ब्राउन एल्गी में आता है। और रेड एल्गी की बात करें तो इसमें पॉलीसाइफोनिया, और पॉलीसाइफोनिया के अलावा इसमें जैसे कि ये कैरागीन के लिए है तो ग्रेसिलेरिया एंड जिलेडियम, ग्रेसिलेरिया एंड जिलेडियम, ये दोनों क्या है, ग्रीन एल्गी, सॉरी रेड एल्गी है। और इसके अलावा पॉलीसाइफोनिया, ये भी रेड एल्गी है। ठीक है। और यहां पर ग्रीन एल्गी में हम ध्यान रखेंगे वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगारा एंड कारा। और ब्राउन एल्गी की बात करें तो इसमें लेमिनेरिया, फ्यूकस, इंपॉर्टेंट है फ्यूकस, डिक्टियोटा, एटसेट्रा। यहां पर दोस्तों ग्रेसिलेरिया और जिलेडियम, इन दोनों से एगार एगार मिलता है। ये जो अगार एगार या अगार बोले, एगार पाउडर बनता है इससे, जो कि सेमी सॉलिड मीडियम, कल्चर मीडियम बनाने में यूज हो सकता है, दूसरे काम में भी यूज होता है। इसके अलावा इन रेड एल्गी से और भी मटेरियल मिलता है जिसको हम कहते हैं कैरागीन। कैरागीन ये जो मटेरियल है ये रेड से मिलता है, जबकि ब्राउन एल्गी से मटेरियल मिलता है जिसको हम कहते हैं एल्जीन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा यूनिसेल्युलर एल्गी में क्लेमाइडोमोनास यहां पे आएगी, ग्रीन एल्गी में क्लेमाइडोमोनास। वैसे क्लेमाइडोमोनास को प्रोटिस्टा किंगडम में रखना चाहिए, बट इसको यहां पर पढ़ते हैं ये, क्योंकि ये यूनिसेल्युलर है इसलिए इसको प्रोटिस्टा में रखना चाहिए, बट इसके दूसरे जो कैरेक्टर्स है वो सब एल्गी के जैसे, इसलिए यहां पढ़ते हैं इसको। ये यूनिसेल्युलर ग्रीन एल्गी है, यूनिसेल्युलर ग्रीन एल्गी। ठीक है। अब दोस्तों यहां पर एनसीईआरटी में एल्गी को ऐसे कुछ डिस्कस किया है। क्लोरोफाइसी में पहले उसके कुछ कैरेक्टर्स, जैसे कि वो ग्रीन एल्गी है तो उसमें क्लोरोप्लास्ट ए बी है ना। इसके अलावा उसमें स्टोर्ड फूड मटेरियल की बात करें तो वो स्टार्च है। ठीक। इसमें पायरिनॉइड्स भी प्रेजेंट होते हैं जिसमें प्रोटीन होता है। ठीक। इसके अलावा इसमें बात करें एग्जाम्पल की तो डिस्कस हो चुके हैं, क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगारा और कारा। दोस्तों यहाँ पर ये जो यूलोथ्रिक्स है इसको पहले पुराने एनसीईआरटी में डायग्राम नहीं है, नए में है, और इसको हमने अभी डिस्कस किया है। आइसोगेमस पैटर्न जो था उसमें मोटाइल यानी कि फ्लैजिलेटेड स्पोर वाले। ठीक है। फियोफाइसी की बात करें तो फियोफाइसी में एग्जांपल्स की बात है अगर तो वो एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया और सार्गसम। ठीक है। आई थिंक सार्गसम यहाँ छूट रहा है, लेमिनेरिया, फ्यूकस, डिक्टियोटा और इसके अलावा एक और नाम आएगा सार्गसम। ये सब ब्राउन एल्गी है। ब्राउन एल्गी के अलावा रेड में ग्रेसिलेरिया, जिलेडियम हो गया, पॉलीसाइफोनिया,
और मतलब ये सब एग्जाम्पल है, इनके अलग अलग किससे क्या मिल रहा है ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब इसके अलावा ब्रायोफाइट्स एनसीईआरटी में दिए हैं जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।